अरे जीतू बेटा, तू मेरे कमरे में क्या कर रहा है? अरे ये क्या, तूने ये डिब्बा क्यों गिरा दिया? इसमें मेरे महंगे महंगे मेकअप रखे हुए थे। हे भगवान, देखो तो मेरी नेल पॉलिश की दोनों शीशियां टूट गई, और ये लिपस्टिक भी। जीतू, कितनी शैतानी करते हो तुम। क्यों बड़ी मम्मी, मैं आपके कमरे में क्यों नहीं आ सकता? बेटा इसलिए क्योंकि तुम जब भी मेरे कमरे में आते हो ना कुछ नुकसान कर ही देते हो। सॉरी बड़ी मम्मी। तुम्हारे सॉरी बोलने से क्या होगा? तुमने मेरा इतना नुकसान तो कर ही दिया ना। अच्छा, अब जाओ अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। तभी हेमलता देखती है कि उसकी देवरानी दरवाजे के पास खड़ी है। मंजरी, तुम आज जल्दी बाजार से आ गई? हाँ, क्यों? आपको दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो होगी, क्योंकि मैं आ गई तो अब आपको मेरे बेटे को डांटने का मौका जो नहीं मिलेगा। अरे ऐसी बात नहीं है, देखो तुम्हारे बेटे ने मेरा कितना नुकसान कर दिया। आप तो ऐसे कह रही है जैसे न जाने कितने लाखों का नुकसान कर दिया हो मेरे बेटे ने। अरे ज्यादा से ज्यादा 100-200 का नुकसान हुआ होगा। ले लेना आप मुझसे। ज्यादा फालतू मत बोलो। और हाँ, तुम्हारे बेटे ने मेरा 100-200 का नुकसान नहीं किया, बल्कि पूरे 1000 का नुकसान किया है। ये जो टूटी हुई नेल पॉलिश देख रही हो ना, 350 की एक है। और ये टूटी हुई लिपस्टिक, ये मैं मुंबई से लाई थी पूरे 500 की। और ये तो कुछ नहीं, तुम्हारा बेटा तो और नुकसान करने वाला था। वो तो अच्छा हुआ कि मैं सही समय पर आ गई। अरे हाँ ठीक है, 1000 नहीं, आप मुझसे 1500 ले लेना। 500 एक्स्ट्रा दे दूंगी मैं आपको, तब तो खुश हो जाएंगी ना आप, या तब भी मेरे बेटे को ऐसे ही डांटेंगी? देखो मंजरी, मैं जीतू को बेवजह नहीं डांटती हूँ। बस मैं चाहती हूँ कि तुम इसे समझाओ कि बेवजह ये कोई सामान तोड़े फोड़े ना। अरे हाँ, मेरे बेटे ने आपका थोड़ा सा नुकसान क्या कर दिया? आप तो उसके इतनी सारी खामियां निकालने लग गई। अरे बिट्टू ने भी तो पिछले महीने मेरा महंगा वाला टेबल लैंप तोड़ दिया था, तब मैंने तो आपसे कुछ नहीं बोला। अब मैं क्या ही बोलूं? बोलने की जरूरत भी नहीं है, आपको जितना बोलना था ना आपने बोल लिया है, और मैंने सुन भी लिया है। चल जी तो अपने कमरे में। और हाँ, आज से अपनी बड़ी मम्मी के कमरे में बिल्कुल मत आना, समझा? देख रहा है ना तो इनके कमरे में आने का नतीजा। मंजरी, अरे रहने दीजिए जेठानी जी, अब ज्यादा मत बोलिए, जा रही हूँ अपने कमरे में। मंजरी जीतू को लेकर कमरे में चली जाती है। तो इस तरह इस घर में ऐसे ही लड़ाइयां होती रहती थी। कुछ दिन बाद, लखन सुन, इस बार बिजली का बिल डबल आया है, क्योंकि तेरी पत्नी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल ज्यादा ही कर रही है। और एसी की तो बात ही मत कर, दिन भर ऑन रहता है। भैया आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे भाभी बड़ी मेहनती है, सारे कपड़े अपने हाथों से धोती है। हाँ और नहीं तो क्या, हेमलता तेरी बीवी से तो बहुत ज्यादा मेहनती है। और सर, अपने भैया से बात करने की तमीज सीख तू। तमीज भूल गया है क्या तू? अरे भैया, आपको भी तो बड़े होने के नाते थोड़ा सही से बोलना चाहिए ना। आप तो बस हर वक्त कड़वी बातें बोलना जानते हैं। और ये क्या तरीका है कि आप मेरी पत्नी को बोल रहे हैं कि वो ज्यादा वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करती है, दिन भर उसका एसी ऑन रहता है? तो मैंने कुछ गलत नहीं बोला है लखन, और मेरे बोलने का तरीका तुझसे तो ज्यादा ही सही था, समझा? अरे जो सच है वही तो बोल दिया। अब तू बिजली बिल ना भरने के बहाने मत बना। हाँ भैया, अब जब भी कुछ बोलते हैं ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अरे आप बात ही ऐसी करते हैं। दिमाग खराब? अरे तेरा दिमाग तो पहले से ही खराब है भैया, अब ये ज्यादा ही हो रहा है। हाँ अरे चल चल, नाटक मत कर। ये ले बिजली का बिल और ये पैसा, जा जाकर जल्दी से बिजली का बिल भर दे। भैया, बिजली का बिल 7000 का आया है और आपने मुझे सिर्फ 2500 दिए। और नहीं तो क्या, अभी इतनी देर से मैं क्या बोल रहा हूँ कि तेरी बीवी ज्यादा एसी चलाती है, और साथ में वॉशिंग मशीन और किचन में जो भी मशीन लगी हुई है वो ज्यादा देर तक वही इस्तेमाल करती है। भैया ये कोई बात नहीं हुई, ठीक है? हम एक ही घर में रहते हैं और पहले से ही डिसाइड हो चुका था, हम लोग बिजली का बिल आधा आधा करेंगे। लेकिन डिसाइड तो वैसे बहुत कुछ हुआ था, लेकिन वैसा कुछ हो ही कहाँ रहा है। तब भी हम दोनों तो चुपचाप रहते हैं ताकि घर में लड़ाइयाँ ना हो। वाह भैया वाह, अगर इसे चुपचाप रहना कहते हैं तो ज्यादा बोलना किसे कहते होंगे? मैं तो सोचकर ही डर गया भाई। राम गुस्से में जाने लगता है। हाँ जाइए जाइए, मैं इतना सारा पैसा नहीं देने वाला। अरे तो मत दे, जब बिजली कट जाएगी तब मत बोलना। 3 दिन बाद, 2 दिन हो गए और तूने अभी तक बिजली का बिल नहीं भरा। तू तो ऐसे कर रहा है जैसे तेरे पास नौकरी ही नहीं है। अरे इतना कमाता है तो क्या बिजली का बिल नहीं भर सकता तू? क्या सारा पैसा सिर्फ अपनी बीवी की शॉपिंग के लिए रखा है? हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं, मैंने अपना सारा पैसा अपनी बीवी की शॉपिंग के लिए ही सेव किया है, जैसे आप करते ना। बिल्कुल वैसे ही। तूने मेरी पत्नी को कब देख लिया शॉपिंग करते हुए? अरे 3 दिन पहले ही भाभी मेला गई थी, वहां से 3000 का सामान लेकर आई थी। अच्छा, तो घर में कोई जासूस है जो सारी बातें तुझे बताता है? हाँ भैया, जैसे आपके पास एक जासूस है ना, वैसे मेरे पास भी एक जासूस है। ज्यादा बकवास मत कर, समझा? भैया मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ,
आप कर रहे हैं, और लास्ट बार कह रहा हूँ, मैं बिल का सिर्फ 50% ही दूंगा। हाँ जेठ जी, हम लोग बिल का सिर्फ 50% ही देंगे, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हम करते हैं उतना ही इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल आप भी करते हैं। अरे दिन भर तुम्हारा एसी ऑन रहता है, कपड़े हमेशा वॉशिंग मशीन में पड़े रहते हैं और रूम की लाइट भी हमेशा ऑन ही रहती है, इसलिए बिजली का बिल का आधे से ज्यादा पैसा तुम्हें देना ही पड़ेगा। जिठानी जी, आप ना ज्यादा मेरी जासूसी मत किया करो। हाँ, मेरे कपड़े चाहे वॉशिंग मशीन में पड़े रहे, चाहे मेरे कमरे में पड़े रहे, आपको क्या लेना देना। देखा लखन जी, मैंने कहा था ना, आपकी भाभी जासूसी करती हैं हम दोनों की, इनको सब पता रहता है हमारे बारे में। अरे तुम भी तो मेरी जासूसी करती हो, जब देखो मेरे कमरे के बाहर मंडराती रहती हो ताकि मेरे बारे में कुछ बात पता चल जाए। अरे हेमलता, तुम भी किससे बात कर रही हो? ये दोनों है ही ऐसे। हाँ भैया, हाँ, हम दोनों जैसे भी हैं, लेकिन आप दोनों से तो बहुत सही हैं। इन चारों के बीच बहुत बहस होती है। इसके कुछ दिन बाद हेमलता और मंजरी के सास ससुर गांव से आते हैं। और बच्चों, ये बताओ, तुम लोग अभी भी पहले की तरह लड़ते हो या कुछ लड़ाई वगैरह कम हुई है? अरे बच्चों, सभी लोग खुशी खुशी रहा करो। जी पापा जी। जी पापा जी, मम्मी जी आप दोनों बैठ जाइए, खाना तैयार है। हाँ बहू। ये दिन बीत जाता है और 5 दिन बाद मंजरी के मायके से कुछ लोग आते हैं। बड़ी बहू, मंजरी के मायके से इतने सारे लोग अचानक क्या करने आए हैं? अब मम्मी जी क्या बोलूं, आपको पता नहीं है कि मंजरी के मायके वाले अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं और बहुत लंबी लंबी छुट्टियां बिताकर जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये लोग किसी काम से आते हैं, ये लोग तो बस ऐसे ही एंजॉय करने आ जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये बात है? जी मम्मी जी, और क्या। वो तो कहिए कि आज देवरानी जी का छोटा भाई नहीं आया, वरना वो तो 3 दिन छोड़कर आता ही रहता है। मंजरी अपने भाई को कुछ न कुछ देती रहती होगी, इसीलिए लालच में आता होगा, और क्या। वही तो सासू माँ। इस तरह मंजरी की जिठानी अपनी सासू माँ के कान भर देती है। तो करीब 4-5 दिन जब मंजरी के मायके वाले चले जाते हैं, मंजरी, तुम्हारे मायके से इतने सारे लोग आए थे और देखो सारा राशन खत्म हो गया है, अब राशन के पैसे चाहिए मुझे। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मेरे घर वाले नहीं, कोई पहलवानों की टोली आई थी। छोटी बहू, तुम्हारी जेठानी बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हारे मायके वाले बार बार यहाँ क्यों आते हैं? अच्छा, तो ये बात है, अब समझ में आया। जेठानी जी ने पहले ही आपके कान भर रखे हैं। अरे इससे मेरे कोई कान नहीं भरे, जो सामने है वो मुझे पे तो दिख रहा है ना। जी मम्मी जी, यही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि मैं जो भी करती हूँ ओपनली करती हूँ, लेकिन हमारी जेठानी जी तो चुपचाप अपना काम करती हैं। आपको पता है मम्मी जी, जेठानी जी हर महीने अपने मायके वालों को 15,000 रुपये बेचती हैं। ये बात आपको पता नहीं होगी, क्यों? अरे पता भी कैसे होगी, जेठानी जी इतनी चालू जो है, किसी को अपनी बात पता कहाँ चलने देती है। अच्छा, अगर मैं इतनी ही चालू हूं तो तुम मुझसे 10 गुना चालू हो, क्योंकि तुम्हें यह बात कैसे पता कि मैं अपने मायके वालों को 15,000 देती हूँ? ये मेरा मामला है, तुम मेरे मामले में दखल अंदाजी मत क्या करो। मुझे पता था तुम मेरी जासूसी करती हो और आज ये बात साबित भी हो गई। देखा, सुना आपने मम्मी जी, अभी अभी जेठानी जी ने खुद ही अपने मुंह से कबूल कर लिया कि ये अपने मायके वालों को 15,000 देती हैं। बड़ी बहू, तुम तो मंजरी से भी तेज निकली। अरे हमेशा अपने मायके वालों के लिए करती रहोगी क्या? अरे मम्मी जी, आप भी ना पूरी बात जाने पहले ही बोल देती हैं। बात यह है कि मेरे पिताजी के ऊपर अभी बहुत लोन है, बस इसीलिए उनकी हेल्प करने के लिए पैसे दे देती हूँ। दोनों बहुएं बस अपने मायके वालों के लिए करती रहो और ससुराल वालों को भूल जाओ। इस तरह दोनों बहू और सास के बीच भी बहस चालू हो जाती है। उसी रात को हेमलता को उसकी ननद का कॉल आता है जो मुंबई में रहती थी। हेमलता अपनी ननद को सारी बात बताती है। अरे भाभी, आप ऐसा करिए, घर में वाईफाई लगवा दीजिए, सभी लोग इंटरनेट में बिजी हो जाएंगे तो घर में लड़ाई भी कम होगी। एक बार ट्राई करके देख लीजिए, क्या पता ये ट्रिक काम आ जाए। अच्छा ठीक है। हाँ भाभी, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है ना, उसके घर में भी सेम यही प्रॉब्लम चल रही थी। तब उसने एक दिन घर में वाईफाई लगवा दिया और तब से उसके घर में सभी लोग बिजी रहते हैं। अब तो उसके घर वालों के बीच बातचीत भी नहीं हो पाती, और जब बातचीत ज़्यादा नहीं होती तो लड़ाइयाँ भी कम हो गई ऑटोमेटिकली। ठीक है ननद जी। अगले दिन हेमलता घर में वाईफाई लगवा देती है। वैसे हेमलता, तुमने ये चीज़ सही करी, कम पैसों में अनलिमिटेड डेटा मिल जाता है। अब तो मैं आराम से अपने मूवीज़ देखूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो, अच्छा हुआ कि भाभी ने वाईफाई लगवा दिया और हमसे पैसे नहीं मांगे। अरे तुम मेरी बात सुन भी रही हो या वीडियो देखने में लगी हो? क्या देख रही हो तुम मंजरी? अरे ये देखिए ना, ये मैं मंचूरियन की रेसिपी देख रही हूँ चाइनीज स्टाइल में। सोच रही हूँ आज शाम को बनाऊँ, बहुत मन कर रहा है खाने का।
हाँ हाँ बना लो। तो जब से हेमलता ने घर में वाईफाई लगवा दिया था तब से उसके ससुराल वाले इंटरनेट में बहुत ही ज्यादा बिजी रहने लगे थे। अब ये कैसे सिलूं? ओहो, वीडियो में तो ये लड़की बड़ा तेज हाथ चला रही है। अरे जीतू और बिट्टू, ये वीडियो तो बड़ा फनी है। हंस के पेट में दुख गया। कितना मजाकिया वीडियो चला दिया है तुम दोनों ने। हाँ दादाजी, ये वीडियो बहुत फनी है। ये आदमी ना बहुत कॉमेडी करता है। मुझे भी इसकी वीडियो बहुत पसंद आती है। हाँ मुझे भी, मैं तो इसकी वीडियो रोज देखता हूँ। अच्छा बच्चों। हाँ दादाजी देखते रहिए, जैसे ये वीडियो खत्म होगा मैं दूसरा वीडियो चालू कर दूंगा। ठीक है बेटा। यहाँ तो सभी लोग अपने अपने फ़ोन में बिजी हैं। चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने कम से कम लड़ाई तो नहीं हो रही। वहीं दूसरी ओर मंजरी किचन में कुछ इटालियन खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। दरअसल जब से हेमलता ने घर में इंटरनेट लगवाया था तब से मंजरी को कुकिंग शो देखने का शौक चढ़ गया था। वो अब रोज रोज कुकिंग शो देखती और कुछ नया नया ट्राई करती रहती। कुछ देर बाद, चलिए सभी लोग खाना खा लीजिए, खाना रेडी हो गया है। हाँ सभी लोग खाने के लिए आ जाइए। अरे मंजरी सुनो ना, मुझे अपनी एक वेब सीरीज कंप्लीट करनी थी तो मैंने खाना पहले ही खा लिया। तुम लोग खाना खा लो, ठीक है? मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। देवर जी ने पहले खाना खा लिया, वो भी सिर्फ वेब सीरीज देखने के लिए। और दूसरी ओर मेरे पति देव जो अभी तक उठे ही नहीं क्योंकि रात में देर तक मूवी देख रहे थे। सभी को ना इंटरनेट का चस्का चढ़ गया है। अरे मम्मी जी आप तो खाना खा लीजिए, आइए। अरे बहू ऐसा करो, तुम लोग खाना खा लो, मैं ज़रा ना अभी आधे घंटे बाद खाना खाऊंगी। मैं ना ये इंटरनेट से देखकर नए स्टाइल का स्वेटर बुनना सीख रही हूँ, जीतू और बिट्टू के लिए। अरे लेकिन मानसी, पहले खाना तो खा लो। वही ना माँ जी, पहले खाना खा लीजिए ना। अरे नहीं नहीं, ना बोला ना। अब तुम लोग ना मुझे डिस्टर्ब मत करो, चुपचाप अपना खाना खाओ, मुझे अपना ये काम खत्म करने दो। अच्छा भाई ठीक है, कर लो। फिर क्या, इन लोगों को छोड़कर दोनों बहुएं, दोनों बच्चे और ससुर जी खाना खाते हैं। दिन गुजरते रहते हैं और दिन गुजरने के साथ हेमलता के ससुराल वाले इंटरनेट के और भी आदी हो जाते हैं। वो सब हर वक्त बस फोन में ही लगे रहते, जिसके कारण वो लोग एक दूसरे को टाइम भी नहीं दे पाते। सोचा था इंटरनेट लगवा दूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो रहा है। सभी लोग इतने बिजी हो गए हैं कि एक दूसरे को समय भी नहीं दे पाते। हाँ जेठानी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आपकी वजह से ही चीजें और बेकार हो गई हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे जब से अपने घर में वाईफाई लगवाया है तब से मेरे पति मुझे समय ही नहीं देते। वो दिन भर बस इंटरनेट यूज करते हैं। और आपको पता है, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था। कल था 2 नवंबर, जिस दिन हम दोनों मिले थे। 2 नवंबर को ये हमेशा मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया करते थे, लेकिन इस बार भूल गए। क्यों पता है? सिर्फ आपके इंटरनेट की वजह से। मुझे एक बात समझ में नहीं आती मंजरी, अगर मैं कुछ अच्छा करती हूँ तो भी तुम्हें प्रॉब्लम होती है, अगर मैं कुछ बुरा करती हूँ तो भी तुम्हें प्रॉब्लम होती है। अरे मैंने वाईफाई इसलिए लगवाया था ताकि घर में लड़ाइयाँ कम हो। देखो जब से वाईफाई लगवाया है लड़ाइयाँ कितनी कम हो रही है। अरे लड़ाइयाँ तो कम हो रही है जेठानी जी, लेकिन अब उससे भी बेकार सिचुएशन जो हमारे सामने आ गई है उसका क्या? वैसे जेठानी जी, आपसे ना कोई काम सही होता नहीं, तो आपसे क्या ही उम्मीद करूं मैं। अपनी बकवास बंद करो। हाँ हाँ, ये आपका फेमस डायलॉग है, पता है मुझे। तो बात बनने के बजाय और भी बिगड़ गई थी। शाम होती है और सब लोग पड़ोस की एक बर्थडे पार्टी में जाते हैं, जहां पर वो लोग देवरानी और जेठानी के परिवार को देखते हैं जो बेहद खुश दिखाई दे रहे थे और एक दूसरे के साथ काफी अच्छा व्यवहार भी कर रहे थे। देखो बच्चों, कुछ सीखो उनसे। वो लोग भी तुम सबकी तरह देवरानी, जेठानी और भाई हैं। देखो वो लोग कितने खुश हैं। अगर वो लोग साथ साथ खुश रह सकते हैं तो तुम लोग क्यों नहीं रह सकते? अरे पिताजी, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, 2 हाथ से बजती है। मैं कुछ अच्छा करना भी चाहूँ तो इसकी हरकतें मुझे रोक देती है। हाँ हाँ, सारी कमियां तो मेरे अंदर है। आप तो बिल्कुल मिस्टर परफेक्ट है ना भैया। हाँ तो हुई। सच कहूँ तो पिताजी ये ना अपनी पत्नी की बहुत सुनता है, इसीलिए घर में लड़ाइयाँ होती है। जेठ जी, घर में तो आप दिन भर बकवास करते रहते हैं, अब बाहर भी शुरू हो गए। देख लीजिए पापा जी, आपकी छोटी बहू ऐसे बात करती है हमसे। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो देख ही रहे हैं कौन बदमाश है। अरे बस करो तुम लोग, यहाँ पे शुरू हो गए। अरे बच्चों, बात को समझो, मिलजुल कर रहने में ही सबकी भलाई होती है। इसके बाद कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन धीरे धीरे दिन गुजरने के साथ ये सब भी बदलने लगते हैं और एक दूसरे को टाइम देना शुरू करते हैं। सुनिए, अच्छा आप मूवी देख रहे हैं? ठीक है, मैं बाद में आती हूँ। अरे कोई बात नहीं हेमलता, तुम बताओ क्या बात है। मूवी तो मैं बाद में भी देख लूंगा। हेमलता खुश होती है कि इस बार उसका पति गुस्सा नहीं हुआ, क्योंकि आजकल वो मूवी देखने के चक्कर में हेमलता के ऊपर गुस्सा भी हो जाया करता था।
हे भगवान, आखिर सब ठीक हो ही गया। हाँ पापा जी, सब भोलेनाथ की कृपा है। तो अब हेमलता के ससुराल वाले इंटरनेट का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन साथ ही अपने परिवार को समय देना नहीं भूलते। प्रेमा और संजीव के बड़े बेटे उत्कर्ष की शादी प्रेरणा से हुई। प्रेरणा शर्मा परिवार की बहू बनकर बहुत खुश थी। आओ आओ बहू, अब तुम हमारे परिवार का अटूट हिस्सा हो। मैं बहुत खुश हूँ माँ जी कि मुझे ऐसा सुलझा हुआ ससुराल मिला। अरे अभी आपको क्या पता, शुरू शुरू में तो सब अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे असली पत्ते खुलते हैं। क्या पक रहा है राजवीर? अरे और क्या, शुरू में तो सास बहू ऐसे मिलती है जैसे पिछले जन्म की माँ बेटी हो, लेकिन 1 महीने के बाद जैसे दुश्मन देश के सैनिक। देख रही हो बहू, ये तुम्हारा देवर कितना बदमाश है। इसकी बात का बुरा न मानना, या ऐसे ही बकवास करता रहता है। कोई बात नहीं, देवर का तो हक होता है भाभी से मजाक करने का, पर भाभी भी माँ समान होती है तो उसका भी हक होता है देवर को सीधा करने का। ये तुमने बिल्कुल सही बात करी प्रेरणा। ये सुनकर सब हंसने लगे। फिर प्रेमा बोली, राजवीर अब तो ये मस्ती करना छोड़ दे, क्योंकि कुछ ही महीने में तेरी भी शादी है। किरण तेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने बोला तो था दोनों भाइयों के साथ साथ शादी करा दो, पर आप नहीं मानी। चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे इंतजार। प्रेरणा अब उस घर का हिस्सा बन चुकी थी। सुबह की चाय से लेकर रात की रसोई तक वो प्रेमा के साथ सब कुछ संभाल रही थी। बहू तो जैसे लक्ष्मी बनकर आई है। सच में आज तो तेरा चेहरा ऐसा चमक रहा है जैसे चांदी ने रात में जलता हुआ दिया। लगता है किरण तुझे बहुत भा गई है। क्या माँ, वैसे किरण चांद है तो मैं उसका सितारा हूँ। और राजवीर की शादी किरण से हो गई। किरण एक बहुत सुंदर, तेजस्वी, मधुर आवाज वाली लड़की थी। उसके आने से घर की रौनक 2 गुनी हो गई। जैसे ही उसने घर में कदम रखकर सबके दिलों पर छा गई। किरण, तू अब मेरी छोटी बहन जैसी है। कुछ भी हो हम सब मिलजुल कर करेंगे। ये घर तेरा भी है। दीदी, आपकी जैसी जेठानी या यूं कहूं कि बहन मिली, इससे ज्यादा और क्या मांग सकती हूँ मैं। मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। हर कोई किरण की तारीफ करता। अरे प्रेमा, तूने तो सच में कोई टीवी सीरियल की बहू बुला ली है। देख उसे, जैसे अभी अभी रैंप वॉक से उतरी हो। थैंक यू आंटी, आप सबका प्यार है। एक दिन प्रेरणा और किरण रसोई में काम कर रही थी, तभी शीला फिर आ धमकी। अरे किरण, तू यहाँ क्या कर रही है रसोई में? खाना बना रही हूँ आंटी। अरे तू तो बनी है रैंप वॉक से धमाल मचाने के लिए, और तू यहाँ रोटी बेल रही है। तेरा झलवा तो मैगजीन के पन्नों पर छपना चाहिए। अरे आंटी, फिर तो आपको भी मॉडलिंग करनी चाहिए। आप भी तो काफी हसीन लगती हैं। तू ना मुझे छेनी के झाड़ पे मत चढ़ा। किरण की बात तो पूरा मोहल्ला कर रहा है। सब हंसी में टल गया, लेकिन किरण ने शीला की बात दिल पर ले ली। शायद आंटी सही कह रही थी, मुझे कुछ करना चाहिए। मेरा भी सपना था कुछ बनने का। अगले दिन दोपहर को प्रेरणा और किरण आराम कर रही थी, तभी प्रेमा आ गई। अब तो घर में हंसी ही खुशी है। लगता है मुझे भी अब पोते की शक्ल देख लेनी चाहिए। माँ जी आप भी ना। माँ जी, मैं तो अभी बच्चा नहीं चाहती, मैं तो मॉडलिंग करना चाहती हूँ। अरे शीला आंटी मजाक कर रही थी, तुमने सीरियसली तो नहीं ले लिया? हाँ, शीला तो कुछ भी बोल देती है, उसकी बातों पर ध्यान मत देना। नहीं माँ जी, ये बात सिर्फ आंटी जी की नहीं है, सब यही कहते हैं। और सच्चाई ये है कि मेरा भी सपना है कुछ बनना। किरण, ये सब बातें टीवी में अच्छी लगती है, घर चलाना भी कोई छोटा काम नहीं होता। चलो अब जाओ, सो जाओ, सुबह भगवान के दर्शन करने जाना है। किरण ने कुछ नहीं कहा। रात को चुपचाप अपने कमरे में चली गई। लेटी लेटी सोचती रही कि क्या मेरा सपना वाकई इतना छोटा है कि किसी को समझ में नहीं आता। तभी अचानक, ये क्या हो रहा है मुझे? वो बदहवास सी उठी और बाथरूम की तरफ दौड़ी। वहां जाकर जोर की उल्टी हुई। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अरे क्या हो गया किरण? पता नहीं क्या हुआ, अचानक उल्टी हो रही है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। राजवीर किरण को फौरन डॉक्टर के पास लेकर गया। क्या हुआ है डॉक्टर, सब कुछ ठीक तो है ना? ठीक नहीं, बहुत अच्छा है। बधाई हो मिसेस राजवीर, आप माँ बनने वाली हैं। ये सुनकर किरण चुप रह गई। एक अजीब सी शांति उसके चेहरे पर छा गई, लेकिन राजवीर तो खुशी से उछल पड़ा। क्या डॉक्टर आप सच कह रहा है? बिल्कुल, टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव है, आप बाप बनने वाले हैं। किरण जी, अच्छे खान पान और आराम पर ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर थैंक यू सो मच।
राजवीर किरण को लेकर क्लिनिक से निकला और हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए उछलता कूदता घर में घुसा। वाह पापा भैया भाभी सब लोग सुनिए, हमारे घर नन्ना मेहमान आने वाला है। घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। संजीव और प्रेमा आशीर्वाद देते हैं। उत्कर्ष और प्रेरणा गले लगाते हैं। हे भगवान, ये तो सबसे बड़ी खुशखबरी है। घर में किलकारी गूंजने वाली है। भाई अब तो तेरा स्टेटस बदल गया, राजवीर से डैडी वीर बन गया। बधाई हो किरण, मैं बता नहीं सकती कितनी खुशी हो रही है मुझे। ऐसा लग रहा है कि तुम नहीं बल्कि मैं मां बनने जा रही हूं। लेकिन तभी प्रेमा को किरण की आंखों में एक अजीब सी उदासी दिखती है। किरण सब खुश है तो तुम क्यों खुश नहीं हो, क्या बात है? मैंने आपसे कल ही कहा तो मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ और अब ये सब, अब वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। ये सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी को भी किरण के मुंह से ये सुनने की उम्मीद नहीं थी। राजवीर तो गुस्से से चिल्ला पड़ा। क्या बकवास कर रही हो तुम? एक औरत के लिए मां बनना सबसे बड़ा सौभाग्य होता है और तुम इस बात पर दुखी हो रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्यों? क्या मेरे सपने कोई मायने नहीं रखते? मेरे अपने सपने नहीं हो सकते? क्या औरत का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है? मैं भी अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ अपने तरीके से। तो अब तुम ये कहना चाहती हो कि तुम, भगवान ना करे, अबॉर्शन कराना चाहती हो? नहीं, मैं ऐसा पाप नहीं करूंगी, लेकिन बच्चा होने के बाद मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं अपने सपनों को जीने निकल जाऊंगी। अगर आप लोग इसके लिए तैयार हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप जैसा चाहें। राजवीर को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो किरण को थप्पड़ मारने आगे बढ़ता है, लेकिन उत्कर्ष बीच में आ जाता है। भाई ठंडे दिमाग से काम लो। पहली बात, उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है और वैसे भी किसी पर भी हाथ उठाना गलत बात होती है। प्रेरणा धीरे से आगे आती है, किरण की तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है, तुम बेफिक्र रहो किरण, तुम अपने सपनों के पीछे भागो। तुम्हारे बच्चे को मैं मां जैसा प्यार दूंगी। बस 9 महीने का और इंतजार कर लो। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, कोई कुछ नहीं कहता। प्रेरणा सबको शांत करा देती है, लेकिन सबके मन में तो उथल पुथल चल रही थी। प्रेमा को शीला के ऊपर गुस्सा आ रहा था तो वो शीला से बात करती है। ये सब शीला तेरी करनी है, तूने ही बहकाया मेरी बहू को। सारे ऊट पटांग फाप तूने ही डाले उसके दिमाग में। अरे प्रेमा जी, मैंने तो मजाक में कहा था, इतनी सीरियसली क्यों ले लिया इसने? नहीं आंटी, ये सिर्फ आपका मजाक नहीं था, ये मेरा सपना है और मैं इसे पूरा करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ ठीक है, जाने दे, वैसे भी तूने फैसला कर लिया है ना, अब किसी से बहस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। समय गुजरता गया। किरण की डिलीवरी का टाइम आ गया। किरण दर्द में चीख रही थी। राजवीर बाहर बेचैन खड़ा है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए और कहा, बधाई हो, बेटा हुआ है। राजवीर दौड़कर अंदर जाता है, बच्ची को गोद में लेता है। मेरा बेटा, मेरा ध्रुव, इसका नाम ध्रुव होगा। किरण बच्चे को गोद में लेकर प्यार से चूमती है। सबको लगता है कि शायद अब बच्चे का मुंह देखकर किरण का फैसला बदल जाएगा और वो रुक जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे बच्ची का ख्याल रखिएगा, मैं जा रही हूं। सब चौंक जाते हैं, लेकिन कोई उसे नहीं रोकता। प्रेरणा बस आगे बढ़ती है और कहती है, तुम चिंता मत करना, ध्रुव मेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू दीदी। बहुत समय गुजर गया। किरण लौटकर नहीं आई। प्रेरणा घर के आंगन में ध्रुव को पढ़ा रही थी। ध्रुव अब 5-6 साल का हो चुका है। ध्रुव बेटा, ये बताओ 5 और 7 मिलाकर कितना हुआ? मम्मा 5 और 7 मिलाओ तो 12 होता है, लेकिन अगर लड्डू मिला दो तो मजा आता है। तू बड़ा नटखट हो गया, लेकिन बहुत होशियार भी है मेरा ध्रुव। मम्मा आप सबसे अच्छी मम्मा हो। प्रेरणा उसे गले लगा लेती है, उसकी आंखें भर आती है। राजीव उसे ऐसे खुश देखकर बहुत खुश हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ किरण शूट के लिए बाहर बैठी थी, पसीने में लथपथ, मेकअप धुला हुआ और डायरेक्टर चीख रहा था, सर और कितनी देर लगेगी? अगर इतनी ही तकलीफ है तो छोड़ दो मॉडलिंग। ये जगह सपने वालों की नहीं, पसीने बहाने वालों की है। किरण चुपचाप पीछे हट जाती है। उसकी आंखों में थकावट थी, पर फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रही थी। हालांकि पिछले 6 साल में भी उसे छोटे मोटे एड फिल्म्स के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ था मॉडलिंग से। हे भगवान, कितनी मुश्किल है ये मॉडलिंग की दुनिया। उधर कुछ दिन बाद ध्रुव के स्कूल में एनुअल फंक्शन का ऐलान हुआ। पढ़ाई में तेज ध्रुव एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। इस बार उसे पहली बार स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका मिला था। राजवीर, मुझे लगता है कि तुम्हें किरण को बुला लेना चाहिए।
ध्रुव पहली बार कुछ परफॉर्म करने जा रहा है, उसकी माँ का वहां होना चाहिए। नहीं भाभी, वो यहाँ आए या ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे वो बच्चा है राजवीर, आज नहीं तो कल उसे अपनी माँ की कमी महसूस होगी। क्या तुम चाहते हो कि वो दिन आए? राजवीर चुप हो गया। देर तक सोचने के बाद उसने किरण को फोन किया। किरण वापस आई, सबसे मिली भी, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं थी। चलो सब लोग, आज मेरा बच्चा अपनी टैलेंट दिखाने वाला है। एनुअल फंक्शन का समय हुआ। स्टेज पर ध्रुव का नाम पुकारा गया। उसने नाच गाने का ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन किया कि पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। फंक्शन के बाद एक टीचर स्टेज पर आई और माइक हाथ में लिया। ध्रुव, ये बताओ, तुमने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस किससे सीखी? मैंने अपनी मम्मा से सीखा है और मैं आज की ये परफॉर्मेंस अपनी मम्मा को डेडिकेट करना चाहता हूँ। प्लीज आप मेरी मम्मा को स्टेज पर बुलाइए। इतना सुनते ही किरण की आंखें भर आई। वो खड़ी हुई और स्टेज की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी ध्रुव दौड़ता हुआ आया और प्रेरणा का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर ले गया। किरण वहीं ठिठक गई। ऐसा होने से उसे बहुत बेइज्जती महसूस हुई और उसके मन में गुस्सा भर गया। हालांकि वो चुप रही, लेकिन जब सब घर लौटे, मैं उसकी असली माँ हूँ, फिर भी स्टेज पर उसने तुम्हें बुलाया। क्या तुम दोनों उसे मेरे खिलाफ भड़का रहे हो? ऐसा कुछ नहीं किरण, वो मुझे बचपन से देखता आया है, इसलिए मुझसे जुड़ा है। इसमें क्या बड़ी बात है? मुझे सब दिख रहा है। अब मैं ध्रुव को अपना बनाकर रहूंगी। वो बच्चा, उसे मैंने जन्म दिया है। आप लोग चाहे कुछ भी कर ले, पर वो मेरा बच्चा है, मेरा ही रहेगा। राजवीर अब चुप न रह सका। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता था जब वो बीमार रहता था, रोता था, गिरता था? आज उसने भाभी को बुला लिया तो तुम्हें दर्द हो गया? अरे पहले सोचना था कि माँ बनकर तुमने कैसा व्यवहार किया है उसके साथ। किरण राजवीर की इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाई और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। लेकिन मन ही मन उसने एक निर्णय ले लिया। अगले दिन किरण ने ध्रुव को पास बुलाया। आओ बेटा, आज मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। बताओ तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मुझे मैथ्स पसंद है। किरण ने पढ़ाना शुरू किया, लेकिन ध्रुव को तो सिर्फ प्रेरणा से ही पढ़ने की आदत थी। वो बोल उठा, आप मम्मा जैसा नहीं पढ़ाती आंटी। मैं तुम्हारी असली माँ हूँ ध्रुव, आंटी नहीं। नहीं, अब मेरी माँ नहीं हो, मेरी असली माँ वो है। आपको तो पढ़ाना भी नहीं आता। किरण का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बकवास बंद करो, चुपचाप पढ़ो। ध्रुव रोता हुआ उठकर भाग गया। किरण माथे पर हाथ रखकर बैठ गई। फिर रात हुई। किरण फिर उसके पास आई। चलो बेटा, आज मेरे पास सो जाओ। ध्रुव जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन किरण ने जबरदस्ती उसे लिटा लिया। प्रेरणा भी चुप रही। किरण ने उसे लोरी सुनाई। लला लला लोरी दूध की कटोरी। आपकी आवाज अच्छी नहीं है, प्लीज चुप रहो। क्या? किरण चुप रह गई। जरा देर बाद उसकी आंख लग गई। ध्रुव उठकर वापस प्रेरणा के पास आ गया। जब किरण की नींद खुली तो देखा कि ध्रुव गायब है। वो गुस्से में सीधी प्रेरणा के कमरे में पहुंची। ध्रुव, ध्रुव क्या कर रहे हो यहाँ? अरे किरण, क्यों चिल्ला रही हो? चल वापस। इतनी भी तमीज नहीं तूने इन लोगों से सीखी? किसी और का गुस्सा बच्ची पर क्यों निकाल रही हो किरण? सोने दो ना उसे चैन से। ध्रुव डर के मारे जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज से सब जाग गए। किरण, तुम्हें बच्चे से बात करने की तमीज नहीं है? चली जाओ वापस अपने कमरे में, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। ध्रुव पूरी तरह प्रेरणा से चिपक गया। प्रेरणा ने उसे अपने कमरे में सुला लिया। किरण अकेली, दुखी और अपमानित होकर अपने कमरे में चली गई। उसे बुरा लग रहा था। उसने तय किया कि सुबह वो ध्रुव के लिए कुछ अच्छा बनाएगी। सुबह उसने प्रेरणा से पूछा, ध्रुव को क्या पसंद है खाने में? खीर। उसे खीर बहुत पसंद है। किरण ने बड़े मन से खीर बनाई और ध्रुव के सामने रखी। लो बेटा, खीर खाओ। और कल रात के लिए आई एम सॉरी, मम्मा को माफ कर दो। ठीक है। मम्मा जैसी खीर नहीं बनाई, वो तो बहुत अच्छी बनाती है। किरण का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में फिर वही गुस्सा उभर आया। किरण का गुस्से से भरा चेहरा देखकर ध्रुव सहम गया। उसकी आंखों में ज्वालामुखी की तरह धधकता आक्रोश था, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और फिर धीमी आवाज में कहा, अच्छा चलो छोड़ो, हम लोग बाहर घूम कर आते। ध्रुव उसकी बात पर चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। फिर अचानक वो बोल पड़ा, नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। आप गुस्सा करती हो, चिल्लाती हो, मारती हो, आप अच्छी नहीं हो। किरण एक पल को सन्न रह गई, लेकिन फिर उसने अपने आंसू रोकते हुए ध्रुव को बाहों में भर लिया। मुझे माफ कर दो बेटा। इंसान से कई बार ऐसी गलतियां हो जाती है जिनकी माफी तुरंत नहीं मिलती।
मैंने भी ऐसी कुछ गलतियां की है जो शायद अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं उन्हें नहीं दोहराना चाहती, बस पश्चाताप करना चाहती हूँ। नहीं। प्लीज बेटा, प्लीज। ध्रुव का चेहरा उदास था, वो जाने को तैयार नहीं था। तभी वहां प्रेरणा आई। बेटा चले जाओ उनके साथ, वही तुम्हारी असली मम्मी है। उनके साथ घूमो, उनके साथ एक नया रिश्ता बनाओ। चलो उठो फटाफट, हरी अप। ध्रुव प्रेरणा की बातों पर थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे सिर हिलाया और किरण के साथ चल दिया। किरण ध्रुव को पास वाले पार्क में ले गई। दोनों धीरे धीरे टहल रहे थे, तभी पड़ोसन शीला वहां पहुंची। अरे वाह, आज अपनी मम्मी के साथ घूमने निकले हो? लेकिन ध्रुव का जवाब सुनकर शीला और किरण दोनों के होश उड़ गए। ये मेरी असली मम्मा नहीं है, असली मम्मी तो घर पर है। आपको तो पता है दादी, फिर आप ऐसा क्यों बोल रही हो? किसी बाहर वाले के सामने ऐसी बात सुनकर किरण का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो ध्रुव को जबरदस्ती खींचते हुए घर ले आई और चिल्लाते हुए बोली, अब मैं ध्रुव को अपने साथ ले जाऊंगी। अगर ये यहाँ रहा तो आप लोगों के चंगुल से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। तुम्हें हक किसने दिया उसे यहाँ से ले जाने का? वो अकेले तुम्हारा बच्चा नहीं है, मेरा भी बच्चा है। दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। प्रेरणा, प्रेमा और उत्कर्ष उन्हें समझाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं मान रहा था। अगर आप लोगों ने यही रवैया रखा ना तो मैं कोर्ट जाऊंगी और अपने बच्चे की कस्टडी लेकर आऊंगी। तो जाओ कोर्ट, लेकिन तुम किसी बच्चे को जबरदस्ती नहीं पा सकती। तुम्हें सिर्फ अपनी जिंदगी दिख रही है, तुम्हारा सपना पूरा नहीं हुआ। बच्चा छोड़कर गई, मॉडलिंग में फेल हो गई, अब वापस बच्चा चाहिए। राजू ने रुककर गहरी सांस ली और आगे बोला, यहाँ जिन लोगों ने बलिदान दिया है वो तुम्हें नजर नहीं आते। तुमने अपनी ममता का सौदा कर लिया, लेकिन हमने सिर्फ ध्रुव को प्यार दिया। प्रेरणा भाभी ने ध्रुव की वजह से अपना बच्चा नहीं किया ताकि उसका प्यार बट ना जाए। लेकिन ये बलिदान तुम्हारी नजरों में कोई मायने नहीं रखते। क्या? प्रेरणा की आंखों से आंसू बहने लगे। किरण ने जैसे ही प्रेरणा की भीगी आंखें देखी, उसका दिल कांप उठा। उसे अपने किए का एहसास हुआ। उसने हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दो भाभी, मैं भटक गई थी। शायद मैं मां बनने की काबिल ही नहीं थी, पता नहीं क्यों बन गई। प्रेमा और प्रेरणा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। गलती इंसान से ही होती है किरण, लेकिन अपनी गलती का पछतावा करना ही सच्ची इंसानियत है। मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं मैं क्या करने लगी थी। शायद मॉडलिंग में फेल होने की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया है। राजू, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। क्या तुम फिर से हम लोगों को छोड़कर जाओगी? नहीं, कभी नहीं। तो मैंने माफ किया। और उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। किरण ने परिवार को अपनाया और परिवार ने भी उसे स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे उसके और ध्रुव के बीच में भी अच्छी बॉन्डिंग बनने लगी। प्रीति, ये लो तुम्हारी पसंद के छोले चावल। तुम आज सुबह कह रही थी ना, तो मैंने बना दिए। अरे लेकिन आज तो मैंने दाल भिगो कर रखी थी, फिर ये छोले चावल कैसे बना दिए? वो माँ जी, मैंने दाल चावल भी बना दिए हैं, लेकिन आज प्रीति सुबह सुबह कह रही थी ना कि उसका मन है छोले चावल खाने का, तो मैंने वो भी बना दिए। और मैंने आज बनाए हैं मेरी प्यारी ननद के लिए आलू की पकौड़ी। तुम दोनों ने इसे बहुत बिगाड़ रखा है सच में। तुम दोनों सुबह से घर का काम करती हो, फिर रसोई में भी आज दो दो चीजें बनाती। अरे थक नहीं जाती क्या तुम दोनों? क्यों किया इतना सब? अरे माँ जी, एक ही तो ननद है हमारी, अब उसकी भी अब शादी तय हो गई है। कितने दिन रहने वाली है हमारे साथ। जितना लाड़ कर सकती हैं उसकी भाभियाँ, उतना अच्छा ही है ना। अरे कौन सा विलायत जा रही है ये? पड़ोस में तो है उसका ससुराल, एक दीवार छोड़कर तो उसका ससुराल है। यहाँ तक कि हमारे रसोई की तो खिड़कियां भी एक ही है। अरे माँ जी, फिर भी ससुराल में और मायके में फर्क होता है। जब तक अपने मायके में है अपनी भाभियों के साथ, तब तक तो मजे लेने दीजिए भाभी। वही तो माँ, अब जब देखो मुझे डांटती रहती हो। कुछ ही दिनों में मेरी शादी हो जाएगी, फिर तो मैं आपको देखूंगी भी नहीं। अरे कुछ भी मत बोल, ये रहा तेरा ससुराल। एक आवाज लगाऊंगी तो आ जाएगी। और शादी होने वाली है तभी तो कह रही हूँ, अपनी दोनों भाभियों से कुछ सीख ले। देख दोनों कितनी होशियार है, घर के काम में सब कुछ संभाल कर बैठी है, और एक तू है बस दोनों से अपनी सेवा करवाती रहती है। मेरी भाभियां तो हीरा है, हीरा सच में। ऐसी भाभियां तो सबको मिले, लेकिन अब वो मुझे कितने दिन लाड़ करेंगी। थोड़े दिन तो मुझे उनके मजे लेने दीजिए। हाँ माँ जी, अपने आप सब कुछ सीख जाएंगी ये। और नहीं सीखी तो हम है ना, सब कुछ सिखा देंगे। एक ही खिड़की है इसके ससुराल की और मायके की, तो अगर कुछ नहीं भी आता होगा तो हम बताते जाएंगे, ये सीख जाएंगी। ठीक है, लेकिन मैं अब भी कह रही हूँ, लड़की को सब कुछ आना जरूरी है।
तू चिंता मत कर प्रीति, हम सब तुझे सिखा देंगे। हाँ भाभी ठीक है, चलिए ना आप पानी पूरी खाने चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है। प्रीति गुप्ता परिवार की लाडली बेटी थी। उसके दोनों भाई और भाभियां उसे बहुत प्यार से रखते थे और अब तो उसकी शादी में बस कुछ ही दिन रह गए थे। हाँ, वो बात अलग थी कि उसका ससुराल उसके मायके के बिल्कुल बगल में था। प्रीति देख, तेरा लहंगा आ गया है शादी का, जो तूने पसंद किया था। ये कुछ ज्यादा ही भारी लहंगा नहीं है? कितने में लिया? अरे माँ, हमारी छोटी की शादी है, उसका बड़ा मन था ये लहंगा लेने का, इसमें सस्ता क्या महंगा क्या। तू बहुत भाग्यशाली है बेटा कि तुझे इतने अच्छे भाई और भाभियां मिले हैं जो तुझसे इतना प्यार करते हैं। वो तो है माँ, मैं बहुत लकी हूँ। और देख, तेरी किस्मत भी कितनी अच्छी है, तुझे पास में ही ससुराल में मिल गया। अब तो तू दूर भी नहीं जा सकती। जब तेरा मन करे मायके आ जा, जब तेरा मन करे ससुराल चली जा। वो तो है भैया। अब तो अगर मुझे किसी चीज़ का खाने का मन भी होगा ना, तो मैं खिड़की से आवाज़ लगा दूंगी, मुझे ये चाहिए, और मेरी प्यारी भाभी जल्दी जल्दी मुझे वो बना कर देंगी। हाँ भाई, लोग तो ऑनलाइन खाना मंगवाते हैं, इसका तो खिड़की का खाना हो जाएगा। बिल्कुल जादुई खिड़की की तरह। जिन से कहा ये खाने की इच्छा है जिन, और वो चीज हाजिर। वाह भैया, खिड़की का खाना, क्या नाम दिया है आपने। हाँ, और खिड़की पर ना तेरे लिए 2 जिन तैयार ही रहेंगे, कहेंगी हुकुम मेरे आका। प्रीति काफी खुश थी कि उसके मायके और ससुराल की खिड़की एक ही है, इसलिए अब उसे किसी बात का डर भी नहीं था कि वो ससुराल जाकर क्या ही करेगी, क्योंकि उसे पता था कि उसे जब भी जरूरत होगी तो खिड़की से मदद आ ही जाएगी। प्रीति, तेरी शादी में अब 5 दिन रह गए हैं, कम से कम मीठा बनाना तो सीख ले। पहली रसोई में क्या बनाएगी? अरे माँ, मैं सीख लूंगी, खिड़की से ही। जिस वक्त बनाना होगा उस वक्त भाभी को आवाज़ लगा दूंगी, वो बताती जाएंगी और मैं बनाती जाऊंगी। आप क्यों फिक्र करती हैं? अरे फिक्र क्यों नहीं होगी तेरी, ससुराल में जाकर मेरा नाम ही डुबो दे कहीं तू। तेरी सास क्या कहेगी, खुद तो इतनी अच्छी बहुएं ले आई दोनों और खुद की बेटी को कुछ नहीं सिखाया। ऐसा कुछ नहीं होगा ना माँ, भाभियाँ है ना, वो धीरे धीरे मुझे सब कुछ सिखा देंगी। मैं खिड़की के इस पार सीखती जाऊंगी और वो मुझे बताती जाएंगी। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का ससुराल जाकर। साधना को प्रीति की जितनी चिंता थी, प्रीति उतनी ही बेफिक्र थी, क्योंकि उसे पता था खिड़की से सारा काम हो जाने वाला है। कुछ ही दिनों में उसकी शादी का दिन भी आ गया। अरे प्रीति बेटा, ब्रोना कैसा, यही पड़ोस में ही तो ब्याह करा रही हो तुम, मायके वाले तो तुम्हारे पास में है। हाँ, कविता सही तो कह रही है। देख प्रीति, अब कविता मेरी सहेली, बाद में समधन पहले है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कविता की कोई भी शिकायत मेरे पास आए। अरे कोई बात नहीं, नए नए घर में तो सबको पहले दिक्कत आती ही है साधना, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेटी का अपनी बेटी की तरह ही ख्याल रखूंगी। प्रीति चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ है ना। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो हमें खिड़की से आवाज़ लगा देना, ठीक है? भाभी, इस खिड़की के सहारे ही तो ससुराल जा रही हूँ मैं। अब तुम हंसकर जाओ अपने ससुराल, कल सुबह मिलते हैं। हाँ, प्रीति का ससुराल में गृह प्रवेश बड़ी ही धूमधाम से किया गया। वो बहुत खुश थी और अगली सुबह सज धज के नई दुल्हन की तरह अपनी सास के पांव छूने आती है। अरे जीती रहो जीती रहो, बड़ी सुंदर लग रही हो बेटा। वैसे आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है और पहली रसोई भी, तो क्या सोचा है तुमने, आज क्या बनाओगी रसोई में और मीठे में? वो तो खिड़की से पूछकर ही बताना पड़ेगा। क्या? अब मेरा मतलब है माँ जी, वो आपके लिए सरप्राइज है। मैं जब बना लूँगी तब आपको बताऊँगी, तब तक आप रसोई में मत आइएगा। ठीक है, तो मैं नहीं पूछूंगी, फिर इंतज़ार करूंगी कि तुम क्या बनाती हो। जी माँ जी। प्रीति रसोई में आती है और जाकर सबसे पहले रसोई की खिड़की खोलती है, जहाँ उसकी भाभियाँ पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी। आ गई तुम प्रीति? तुम्हारी सास ने क्या कहा है बनाने को? मैंने उससे कहा कि मैं सरप्राइज़ दूंगी। अब आप बताइए ना क्या बनाना है मीठे में और रसोई में। अरे मीठे में तो आटे का हलवा बना लेते हैं, और रसोई में ना तुम आलू गोभी की सब्जी, रोटी, दाल और चावल बना लेना, ठीक है? ठीक है भाभी, आप मुझे रेसिपी बताती जाइए, मैं आपके साथ बनाती हूँ। हाँ हाँ जल्दी करो, पहले कढ़ाई रखो और उसमें घी डालो। कढ़ाई कहाँ गई? हाँ ये रही। घी कितना डालना है? देखो तो ज्योति भाभी क्या हाल है। अरे 3 बड़े चम्मच डाल दो और आटे को ना अच्छे से भूनो जब तक कि उसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती। अरे आटा तो जल रहा है भाभी। अरे तो गैस को थोड़ा कम आंच पर करो ना। अरे इतना भी कम नहीं, ऐसे तो आटा भून ही नहीं पाएगा।
ये खाना बनाना इतना मुश्किल क्यों है? अरे कोशिश करो, हो जाएगा। प्रीति ने 2 घंटे में बस हलवा ही बनाना सीखा, लेकिन अब खाने का वक्त हो चला था और उसकी सास और पति दोनों बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। अरे ये तो खाने का वक्त हो गया, अब मैं क्या करूं? मैंने तो बस ये हलवा बनाया है, खाना तो अभी तक तैयार ही नहीं हुआ। अरे कोई बात नहीं खुशबू, खाना मैंने बना दिया है। ये ले, खाना जाकर परोस दे और ये हलवा भी जाकर परोस दे। वाह भाभी वाह, आपने मुझे बचा लिया। रात को जल्दी से खाने पर लग जाना, हम दोनों तेरी मदद कर देंगे। अब जाकर खाना परोस, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है भाभी। प्रीति जाकर खाना परोस देती है, जिसे खाकर पति और सास दोनों ही खुश हो जाते हैं। अरे वाह प्रीति, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना अच्छा खाना बना लोगी। ये खाना तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, हलवा ठीक ठाक है, लेकिन रोटी सब्जी दाल चावल बहुत अच्छे बने हैं। माँ जी वो सब बनाकर मैं थक गई थी ना, तो हलवा इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं बना। अरे कोई बात नहीं बेटा, बाकी सब तो बहुत ही बढ़िया है। ये लो तुम्हारा नेक, और आज रात को जो बनाना हो मुझे बता देना, मैं सब्जियां काट कर दे दूंगी तुम्हें, ठीक है? नहीं माँ जी, आप आएंगी तो खिड़की कैसे खोलूंगी मैं? क्या कहा बेटा, कुछ समझ में नहीं आया। अब मेरा मतलब है माँ जी, अब मैं आ गई हूँ ना, तो मेरे होते हुए आप क्यों काम करेंगी? ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। आप आराम करिए, मैं सारा खाना बना लूंगी। देखा माँ, अब तो आपके आराम के दिन आ गए। अरे मेरे तो भाग्य ही खुल गए जो इतनी अच्छी संस्कारी बहू मिली है मुझे। प्रीति को पता था अगर उसकी सास रसोई में आएगी तो वो खिड़की से खाना नहीं ले पाएगी, इसलिए उसने रसोई में अपनी सास को आने से ही मना कर दिया और रात को फिर से रसोई में जाकर खिड़की खोल दी। अरे भाभी, आज तो बहुत थक गई हूँ मैं। सच में मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना काम नहीं किया है घर का, जितना मैंने आज एक दिन में कर लिया। अरे रे, देखो तो कितनी थक गई है हमारी प्रीति। एक काम कर, आज तो आराम कर ले। हमने ना पनीर की सब्जी और नान बना दिए हैं, तो वही परोस देना अपनी सास और पति को, ठीक है? अरे भाभी, आपका भला। आपने मुझे बचा लिया सच में। मैं कल से ना पक्का सारा खाना बनाना आपसे सीख लूंगी। अरे ठीक है, अब ये ले पनीर की सब्जी और नान, थोड़ी देर बाद वहाँ टेबल पर जाकर परोस देना। प्रीति का काम तो उसकी भाभीयों ने कर दिया। अगले कुछ दिन उसके ऐसे ही गए क्योंकि उसे खाना बनाना आता नहीं था और वो बनाने में इतनी गलतियां करती थी कि उसके बाद खाना बनाने का समय ही नहीं रहता था। लेकिन उसकी भाभियां उसकी मदद कर देती थी। अब रोज़ खाना उसके मायके से ही आने लगा था, लेकिन इस वजह से अब प्रीति आलसी बनती जा रही थी। अरे आज खिड़की खोलने में इतनी देर क्यों हो गई? अरे भाभी, आज मुझे उठने में बहुत लेट हो गया। लेकिन अब तुम नाश्ता कैसे बनाओगी? तुम्हारी सास और पति तो टेबल पर इंतज़ार कर रहे होंगे। अरे कोई बात नहीं, आपने आज क्या बनाया है दे दीजिए ना। ठीक है, ये लो, आज हमने आलू पूरी बनाई है। सब्जी को थोड़ा गर्म करने के बाद उन्हें दे देना, जिससे लगे कि तुमने बनाया है। ठीक है भाभी। प्रीति ने बिना किसी मेहनत के खिड़की से खाना लाकर टेबल पर परोस दिया। लेकिन आज जब पड़ोस से प्रीति के भाई आपस में बात कर रहे थे तो प्रीति की सास को कुछ शक सा हुआ। अरे आज आलू पूरी खाकर तो मज़ा ही आ गया। अरे भाई, क्या पनीर की मस्त सब्जी बनाई थी, उसका स्वाद तो अभी तक नहीं जा रहा मेरे मुंह से। आज लंच में तो बैंगन का भरता बनाया है ज्योति ने, मज़ा आ जाएगा। हमारे घर में और इनके घर में एक जैसा खाना बनता है, ये कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। प्रीति के भाइयों की बात से साफ हो रहा था कि दोनों घरों में एक जैसा खाना बनता है, लेकिन कविता को ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे और क्यों। अरे आज भाभियाँ दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई? ज्योति भाभी, खुशबू भाभी। अरे क्या हुआ? माँ आप क्या कर रही है यहाँ? ज्योति और खुशबू को कुछ दिनों के लिए मैंने मायके भेजा है। क्या? ऐसे कैसे दोनों चली गई एक साथ? क्या नहीं जा सकती क्या एक साथ? अरे वो दोनों मेरी बहू है, मुझे ऐतराज नहीं है, तो तुझे क्यों है? लेकिन माँ वो, अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? वैसे कैसे बनाती थी? वो मैं उनसे रेसिपी लेती थी ना। प्रीति ने साधना से झूठ कहा कि वो उनसे सीखती थी, जिससे उसकी माँ उसे डांटे ना। लेकिन साधना ने भी जवाब में कह दिया कि वो उसे सिखा देगी कि कैसे खाना बनाते हैं। माँ मैं ये कह रही थी कि आज आप बना लीजिए और मुझे दे दीजिए, जब भाभी आएंगी ना तो मैं उनसे सीख लूंगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, समझी? खाना तो तुझे खुद ही बनाना होगा। अगर मंजूर है तो मैं सिखाऊं, नहीं तो मैं जा रही हूँ ये खिड़की बंद करके बाहर। अरे नहीं 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 माँ, अगर माँ भी चली गई तो मैं क्या करूँगी? आप मुझे बताती जाइए, मैं बनाती जाती हूँ। ठीक है,
तो सबसे पहले कढ़ाई ले और तेल डाल। पहले दिन प्रीति का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था। इतने दिनों से उसकी सास और पति जिनका खाना खा रहे थे, उस खाने में और इस खाने में तो जमीन आसमान का फर्क था। अरे प्रीति, ये क्या हो गया आज तुम्हें? ये कैसा खाना बनाया है? वो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कल से मैं अच्छा खाना बनाऊंगी पक्का। चल कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। कल ना तुम कढ़ी चावल बना देना। जी ठीक है माँ जी। प्रीति को अब कैसे भी करके अच्छा खाना बनाना ही था, क्योंकि अगर अच्छा खाना ना बनता तो उसकी पोल खुल जाती। उसे सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले खिड़की खोल ली और अपनी माँ से कढ़ी चावल बनाना सीखने लगी। माँ, आज ना मुझे कैसे भी करके अच्छे से कढ़ी चावल बनाने हैं। देख, अब मैं जो कहती हूँ ध्यान से सीखना। सबसे पहले बेसन ले और उसे अच्छे से भून ले। आज प्रीति ने बड़े ही ध्यान से और मेहनत से कई बार कोशिश करने के बाद कढ़ी चावल बनाए थे, जो सच में अच्छे बने थे। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छे हैं। जो तुम बनाती हो ना, उससे भी अच्छे हैं। इसका मतलब मैंने भाभियों से भी अच्छा खाना बनाया है। आज तो तेरा नेक बनता है बेटा, ये ले। नेक मिलने की खुशी प्रीति के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। इसीलिए अगले दिन उसने और मेहनत से खाना बनाया, जिससे वो अपने पति और सास को खुश कर सके। कुछ दिन तक वो अपनी माँ से खाना बनाना सीखती रही और आज पहली बार उसने खुद से ढोकला बनाया था, इसलिए वो अपनी माँ को खिलाने गई। ज्योति भाभी, खुशबू भाभी, आप यहाँ हैं? लेकिन माँ ने तो कहा था कि आप अपने मायके गई हैं। ये दोनों कहीं नहीं गई थी, मैंने ही इनसे कहा था झूठ बोलने को। मैंने कभी नहीं सोचा था आप मेरी माँ होकर मेरे साथ ऐसा करेंगी। और तुमने जो किया प्रीति, वो? माँ जी आप? मुझे कुछ दिन पहले ही पता लग गया था कि तुम खिड़की से खाना ले लेती हो झूठ बोलकर। इसलिए मैंने और तुम्हारी माँ ने ये नाटक किया तुम्हें सबक सिखाने के लिए और तुम्हारा आलसीपन दूर करने के लिए। प्रीति, कभी कभी ज़्यादा प्यार नुकसान पहुंचाता है। तुम्हारी भाभियां तुमसे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए वो तुम्हारी मदद कर रही थी, लेकिन तुमने तो उनके प्यार का फ़ायदा ही उठा लिया। इसीलिए मैंने इन दोनों को कहा था कि तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दें। जब ठोकर लगती है तभी तो बच्चा चलना सीखता है। और आज देखो तुम कितने अच्छे से खाना बनाना सीख गई हो। आप सबने बिल्कुल ठीक किया। मैं बहुत आलसी हो गई थी इस खिड़की के खाने की वजह से, लेकिन अब मैं इस खिड़की का इस्तेमाल खाना लेने के लिए नहीं, बल्कि अपना खाना देने के लिए करूँगी भाभी। लगता है अब हमारी बारी है आलसी बनने की। हमारे सुंदर लाल को पहले से ही बेटियों से बड़ा लगाव था, लेकिन जब उनके खुद के 2 बेटे हुए तो उनकी बेटी होने की आस अधूरी रह गई। लेकिन अब जब उनके बेटे बड़े हो गए थे तो उनकी शादी को लेकर सुंदर लाल बड़े उत्साहित थे। मैं क्या कह रही हूँ, ये जो नई वाली चेन है ना, वो मैं पहन लेती हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। नहीं नहीं नहीं, ये मैंने आकाश की दुल्हन के लिए बनाई है। अरे हाँ, पर अभी आकाश की दुल्हन कहाँ आई है इस घर में, और मेरे एक बार पहनने से ये चेन घिस जाने वाली है क्या? बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना, ये सोने की चेन दिव्या बहू के लिए रखी है, वही आकर पहनेगी। रहने दो माँ, पापा नहीं मानने वाले। अब तो वो सब कुछ अपनी होने वाली बहू को ही देने वाले हैं। तो इतने सालों से हमारे घर में कोई लड़की नहीं है, नखरे करने वाली, गहने पहनने वाली। अब तेरी पत्नी आएगी इस घर में लक्ष्मी बन के, तो मैं उसे अपनी बेटी की तरह ही रखूंगा ना। सुना माँ, अभी से बहू को बेटी बना के रखने की बात कर रहा है पापा। अरे तो मैं भी तो इस घर की लक्ष्मी हूँ ना। अरे तुम्हें कितने साल हो गए इस घर में आए हुए, और मैंने कौन सा तुम्हें दुखी रखा है? लेकिन अब दिव्या बहू आएगी तो वो इस घर में बेटी बन के ही रहेगी। हाँ हाँ, सब कुछ रख लो अपनी दिव्या बेटी के लिए। इसे देखो, लो, इसे अपनी बहू से जलन हो रही है। अरे मुझे क्यों जलन होने लगी? पता नहीं शादी के बाद क्या क्या होने वाला है। अब सुंदरलाल की बेटी होने का सपना आखिरकार पूरा होने वाला था, इसलिए शायद वो दिव्या को ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन इससे हमारी जानकी को बड़ी तकलीफ होने लगी थी, क्योंकि दिव्या और आकाश की शादी होने के बाद तो जैसे सुंदरलाल जानकी की बातों पर ध्यान तो क्या पूरा सुनते भी नहीं थे। अरे मैं क्या कह रही थी आकाश के पापा, कि आज संडे है तो कहीं घूमने चलते हैं। कितने दिन हो गए हम कहीं नहीं गए। माँ, मैं तो कहता हूँ किसी हिल स्टेशन चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। हाँ सच में, पहाड़ों के बीच में ठंडा ठंडा मौसम, मज़ा आएगा। क्या जी, क्या कहते हैं आप? देखते हैं। ये लो, हम प्लान बना रहे और पापा है कि सुन भी नहीं रहे। पापा जी आपकी चाय? हाँ हाँ बेटा, ला, आज तू भी हमारे साथ चाय पी ले बेटा।
पापा जी मैं चाय नहीं पीती हूँ। अच्छा बेटा, चाय नहीं पीती तो क्या पीती है? जूस पीती है, कॉफ़ी या शरबत? तू बोल बेटा, मैं कल ही बाजार से लेकर आता हूँ। मुझे ना जामुन का जूस बहुत अच्छा लगता है पापा जी, लेकिन यहाँ इस एरिया में शायद मिलता नहीं है। हाँ पापा, मैंने भी ढूंढा लेकिन ये मिलता है शहर के उत्तर साइड में। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं कल वहाँ से जाकर लेकर आऊँगा तेरे लिए। अरे पापा, आपको पता है उत्तर साइड कितना दूर है? हाँ पता है मुझे, मैं इस शहर में तुझसे पहले से रहता हूँ, लेकिन दिव्या बहू को पसंद आया तो मैं जाकर ले आऊँगा। इसी बहाने घूम भी आऊँगा उस साइड। पापा, या मैं और मम्मी कब से आपको कह रहे हैं कहीं घूमने चलते हैं, घूमने चलते हैं, तो आप सुन भी नहीं रहे थे। और अब भाभी के लिए आप इतनी दूर से जामुन का जूस लेने जाने तैयार हो। अच्छा जानकी, तुम कुछ कह रही थी क्या? आपको मेरी बात सुनाई कहाँ देती है वैसे भी। हाँ, जब बात आपकी बहू की आती है तब तो आपको आसमान से तारे भी कोई कह दे तो वो भी ले आएंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अनुज मौके का फायदा उठाता है और दिव्या से जाकर कहता है कि वो सुंदरलाल से कहे कि उन सबको कहीं घुमाने ले जाए। भाभी, आप कहो ना पापा से, वो जल्दी मान जाएंगे आपकी बात। हाँ अनुज सही कह रहा है, तुम्हारी बात पापा नहीं टाल सकते। तुम बोलोगी तो हाँ कह ही देंगे। अरे मैंने अभी कहा तो उनसे बाहर चलने के लिए। माँ, आपकी बात तो पापा सुन भी ले तो बड़ी बात है। अरे भाभी तो कहेंगे तो मान ही जाएंगे। हाँ, तेरी भाभी की बात मान जाएंगे। जाओ जाओ, पापा से बात करो। हाँ ठीक है, जाती हूँ। पापा जी, मैं ये कह रही थी कि हाँ बेटा, कहो ना, कुछ चाहिए तुम्हें? पापा जी, हम सब कहीं घूमने चले प्लीज़, मेरा बड़ा मन है। अच्छा तुम्हारा मन है तो चलते हैं बेटा, कल ही चलते हैं घूमने। बोलो कहाँ चलना है तुम्हें? मेरी बात को तो ये कानों तक भी नहीं लगने देते, और यहाँ देखो कहाँ चले गए। दिव्या बहू के आने से पहले कम से कम मेरी थोड़ी बहुत तो चलती थी, अब तो लगता है मेरी सरकार ही ढीली पड़ गई है। हर सास की तरह जानकी को भी लग रहा था कि उसकी सत्ता हाथ से जा रही है, इसलिए वो अपनी हुकूमत बनाए रखने के लिए दिव्या को झुकाने में लगी थी। अरे दिव्या बहू, यह सब तुमने क्या बना दिया है? ये पास्ता, नूडल्स, ये सब तेरे पापा जी नहीं खाते। अरे ये तो उन्हें हजम भी नहीं होता। तुम एक बार पूछ तो लेती कम से कम। वो मुझे लगा कि कुछ नया खाएंगे तो सबको अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने बना दिया। यही ना, आजकल की लड़कियां सास से कुछ पूछती तो है नहीं, बस अपनी अपनी चलाती रहती है। अब देखो हो गया ना नुकसान, अब फिर से कुछ अलग से बनाना पड़ेगा। मैं अभी पापा जी के लिए कुछ दूसरा बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, किसने कहा मैं ये सब नहीं खाता हूँ? अरे जब मैं ये सब बनाती थी तब तो आप मुझे इतना डांटते थे कि क्या बनाया है, मुझसे ये सब खाया नहीं जाता, मुझे हजम नहीं होता। अरे वो तो इसलिए क्योंकि तुम्हें ये सब अच्छे से बनाना नहीं आता था। लेकिन देखो दिव्या बहू ने कितने अच्छे से सब बनाया है, मैं ज़रूर खाऊंगा। अरे लेकिन आपको तो ये सब हजम नहीं होता ना। अरे दिव्या बहू के हाथों में जादू है। लाओ बहू, आज तो मैं सब कुछ खाऊंगा। जी पापा जी। मम्मी, लगता है आपकी सत्ता छीन चुकी है। अरे चुप कर। देखा नहीं पापा कैसे दिव्या भाभी की हर बात मानते हैं। मुझे तो अब से जो काम करवाना होगा दिव्या भाभी से कह दूंगा, क्योंकि मुझे पता लग गया है दिव्या भाभी को पापा कभी मना नहीं करते। तू पार्टी बदल रहा है क्या? हाँ, मम्मी के चमचे। अरे आकाश भाई, जिसके पास सत्ता होती है वही अपना फायदा है। अरे तू भूल मत, मैं तेरी माँ हूँ। नहीं नहीं माँ, मैं नहीं भूल रहा हूँ, लेकिन क्या करे, आपकी सरकार अब ढीली पड़ गई है। मम्मी आप इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये कुछ भी कहता रहता है। अनुज चाहे मजाक कर रहा था, लेकिन जानकी को भी कहीं ना कहीं ये बात पता थी कि अब उसकी इस घर में चलती नहीं है। अगर कोई भी सब्जी लानी होती तो वो भी दिव्या की पसंद की आती थी, जिससे अब जानकी दिव्या से और भी नाराज रहने लगी थी। ये कैसे कपड़े पहना है? मम्मी जी, मैंने सोचा हम बाहर जा रहे हैं तो कुछ मॉडर्न सा पहन लूँ। अरे तेरे पापा जी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, ये मॉडर्न कपड़े, जीन्स टॉप, बहुत नाराज हो जाते हैं, पता है? अच्छा, मैं अभी बदल कर आती हूँ। हाँ, और तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें समझना चाहिए कि किस तरह के कपड़े पहनने हैं, कौन से नहीं। तुम्हें पता है, तुम्हारे पापा तो मुझे कभी बिना दुपट्टे के बाहर भी नहीं जाने देते थे। हाँ, पर ज़माना बदल गया है जानकी, और दिव्या हमारे घर की बहू नहीं बेटी जैसी है। दिव्या बेटा,
तुम्हें जो पहनना है तुम पहन सकती हो। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अगर हमारी खुद की बेटी होती तो क्या तुम मुझसे रोकती? जब देखो बहू को टुकती रहती हो। आकाश, दिव्या को ले जाओ, उसे अच्छे से घुमा लाना और अच्छे से शॉपिंग भी करवाना, समझे? ठीक है पापा। मैं इतने दिनों से इनसे कह रही हूँ कि मुझे एक सूट दिलवा दो, उसके लिए मना कर रहे हैं, और बहू के लिए इनके पास पैसे ही पैसे हैं। आकाश को समझ में आ रहा था कि उसकी माँ को दिव्या से इसलिए नाराज़गी थी क्योंकि उसके पापा दिव्या की हर बात मानते थे, इसलिए वो अपनी माँ को एक सलाह देता है। अब तो भी अनुज की तरह मुझे समझाने आया है क्या? तो खुद ही बता, बुरा तो लगता ही है ना कि तेरे पापा सिर्फ तेरी बीवी की मानते हैं, मेरी नहीं। माँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, लेकिन आपको भी पता है ना पापा कैसे हैं, इसलिए उनसे बहस करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या करूं, ऐसे ही चलाती रहूं? अरे नहीं माँ, आपको पता है ना, जब एक सरकार कमज़ोर पड़ जाती है तो वो ताकतवर सरकार से गठबंधन कर लेती है। बस हमें भी वही करना है। क्या मतलब? आपको पता है ना, पापा सिर्फ दिव्या की मानते हैं, तो आपको दिव्या के साथ अपनी गठबंधन अच्छी रखनी है बस, और उससे आपको जो काम करवाना हो वो करवा लेना। इससे पापा भी खुश हो जाएंगे कि आप दिव्या के साथ अच्छा बर्ताव कर रही हैं और आपका जो भी काम है वो होता रहेगा। हाँ, ये बात तो मैंने सोची नहीं। तो अब सोचो माँ, आप एक तीर से दो निशान कर सकती हो। हाँ, यही करना पड़ेगा अब। आकाश के समझाने पर जानकी को ये सलाह सही लगती है, लेकिन उसने दिव्या के साथ इतनी बार सख्ती की थी कि अब उसे दिव्या को अपनी साइड करने में थोड़ी सी चापलूसी करनी पड़ रही थी। अरे दिव्या बेटा, क्या कर रही है? जी मम्मी जी, खीर बना रही हूँ। अच्छा, सच कहूँ तो तेरे जैसी खीर तो मैं भी नहीं बना सकती बेटा। तेरे पापा को ना तेरी वाली खीर बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ, अच्छा, थैंक यू मम्मी जी। बेटा तो थक गई होगी ना, ला मैं इसे चला देती हूँ। ऐसा हो तो तू थोड़ी देर आराम कर ले। नहीं मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। आपको कुछ चाहिए क्या? अरे बेटा क्या बताऊँ, अगले महीने मेरे भाई के बेटे की शादी है। मैं सोच रही थी उसे सोने की अंगूठी दूँ शादी में, लेकिन तेरे पापा जी ना मेरी सुनते कहाँ। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, मेरी यहाँ सुनता ही कौन है। मम्मी जी, आप कहे तो मैं पापा जी से बात करूं? अगर तू कहेगी ना तो मान जाएंगे बेटा, लेकिन तू इतनी तकलीफ क्यों कर रही है? अरे नहीं मम्मी जी, वैसे भी पापा जी मेरे लिए सोने का हार बनवाने को कह रहे थे। आप कहे तो सोने की अंगूठी के लिए कह दो। तेरे लिए सोने का हार बनवा रहा है? हाँ बेटा, तू तो उनकी लाडली है, हमारा क्या है। नहीं मम्मी जी, मैं पापा जी से बात करती हूँ, वो आपके लिए भी सोने का हार बनवा देंगे और सोने की अंगूठी आपके भाई के बेटे के लिए। हैं? ठीक है बेटा, जा तू पापा जी से बात कर ले, अब मैं देख लेती हूँ खीर। जा बेटा। अरे पर आप मम्मी जी। अरे कोई बात नहीं ना, तू तो मेरी बेटी जैसी है। जानकी को समझ में आ गया था कि दिव्या के साथ गठबंधन करके रखने में ही उसका फ़ायदा है, इसलिए उस दिन के बाद उसने दिव्या के साथ कभी झगड़ा नहीं किया, जिस वजह से उसके सारे काम दिव्या के जरिए होते जा रहे थे। अरे जानकी, दिव्या यहाँ आना जरा। जी पापा जी, आपने बुलाया? क्या हुआ जी? अरे हमारे अनुज के लिए जोधपुर से बड़ा ही अच्छा रिश्ता आया है, मेरे दोस्त की बेटी का। अच्छा, हाँ, अब अनुज की उम्र भी हो गई है वैसे भी। हाँ पापा जी, हमारी शादी को भी 5 साल हो गए हैं, अब अनुज की शादी करवा देनी चाहिए। लड़की तो बहुत अच्छी है। मैं अगले महीने जोधपुर गया था, तब मेरी मुलाकात पिंकी से हुई थी। इतनी प्यारी बच्ची है सच में। लगता है पापा जी को पिंकी पसंद आ गई है बहुत। भाई अगर लड़की इतनी अच्छी है तो हमें ज़्यादा वक्त नहीं गंवाना चाहिए फिर। हाँ पापा जी, आप पिंकी के पापा से बात कर लीजिए, हम जल्द से जल्द उन दोनों की शादी करवा देते हैं। ठीक है, मैं आज ही बात करता हूँ। शादी की बात सुनते ही जानकी दिव्या को इशारा करती है कि वो पापा जी से कुछ कहे। पापा जी, अब अनुज की शादी हो रही है तो आप अनुज का कमरा तो बनवाएंगे ही ना, नया वाला, तो साथ साथ मम्मी जी और मेरा भी कमरा नया करवा दीजिएगा प्लीज़। अच्छा ठीक है बेटा, तुम्हारा कमरा भी नया करवा देंगे बस। थैंक यू पापा जी। मैं आता हूँ पिंकी के पापा से बात करके। ये हुई ना बात, अब हमारा कमरा भी नया हो जाएगा।
मैंने कहा था ना, पापा जी मेरी बात कभी नहीं टालते। हाँ वो तो है। अनुज के कमरे के साथ साथ दिव्या और जानकी का कमरा भी नए जैसा हो जाता है। पिंकी और अनुज की शादी भी बड़े धूमधाम से हो जाती है। पिंकी बेटा यहाँ आओ। जी पापा जी। ये लो तुम्हारे लिए हीरे की अंगूठी। हीरे की अंगूठी? ये तो बहुत महंगी लग रही है पापा जी। हाँ तुम्हारे पापा ने बताया था कि तुम्हें कब से हीरे की अंगूठी चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए तोहफा ले आओ। अब तुम हमारे घर की बहू जो बन गई हो। बेटा तुम्हें अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कहना, ठीक है? जी ठीक है पापा जी, थैंक यू। लाइए पापा जी मेरी वाली अंगूठी। अरे दिव्या बेटा, अब आपको कितने साल हो गए, अब आप बड़ी हो गई हैं, अब पिंकी का वक्त है। मैंने सिर्फ उसके लिए ही हीरे की अंगूठी बनवाई है। लेकिन पापा जी आज तक तो आपने मेरे लिए हमेशा हर चीज़ बनवाई है। अरे बेटा अब आप पुरानी हो गई हो, अब तो पिंकी का समय है, उसका ध्यान रखो। तुम और तुम्हारी सास अब पिंकी पर ध्यान दो, ठीक है? लगता है सरकार फिर से बदल गई है 5 साल बाद। दिव्या को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके ससुर ने हीरे की अंगूठी सिर्फ पिंकी को दी, उससे नहीं। इस बात से वो काफ़ी नाराज़ थी। मम्मी जी ये तो पिंकी के आते ही पापा मुझे भूल गए। हाँ जैसे तेरे आते ही मुझे भूल गए थे, ठीक वैसे ही। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पापा जी मुझे अपनी बेटी की तरह रखते हैं। अभी तो मैं सोच रही थी कि हम पापा से कहेंगे कि नई कार ले लें। हाँ, लगता है अब तो वो भी नहीं होगा। ऐसे कैसे? मैं कहूँगी पापा जी से, वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। कोशिश करके देख ले। दिव्या सुंदरलाल के पास जाती है। उसे यकीन था कि उसके ससुर उसकी कोई बात नहीं टालेंगे, लेकिन अब सच में दिव्या की सरकार बदल चुकी थी। नहीं नहीं बेटा, अब शादी में पहले इतना खर्चा हो गया है, अभी तो नई कार नहीं ले सकते। पापा जी आज से पहले तो आपने मेरी कोई बात नहीं टाली। बेटा अब आप इस घर की बड़ी बहू हो, आपको 5 साल हो गए, अब छोटी बहू आ गई है, आपको बड़ा बन के रहना चाहिए। जी पापा जी। दिव्या को समझ में आ गया था कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली। अब जानकी और दिव्या ने एक और फैसला लिया। पिंकी क्या कर रही हो? खीर बना रही हूँ भाभी। अच्छा, सच कहूँ तो तुम्हारे जैसी खीर कोई नहीं बनाता। जानकी और दिव्या ने अपनी सरकार को बचाने के लिए पिंकी के साथ गठबंधन कर लिया। अब पिंकी के कंधे पर तीर रखकर जानकी और दिव्या दोनों अपनी हुकूमत को बरकरार रखे हुई थी। तुम्हें अच्छी लगी ना ये कार पिंकी बहू? हाँ पापा जी बहुत अच्छी है, थैंक यू, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। हाँ पिंकी की इच्छा। जानकी और दिव्या एक दूसरे को आंख मारते हैं।